अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे के राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हमारा प्रयास है आप तक समय के हिसाब से जो जानकारी आप तक पहुंचा सके। वो तो हमारा जो किसान है, अन्नदाता बहुत अनुभवी है, उन्हें हर बात का पता, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि समय पे एक तो आपने बात याद करा दें कि कौन कौन से काम करने हैं। दूसरा, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, या जो भी कृषि से जुड़े हमारे साथी हैं चाहे किसान हो, उस समय पे अपने अनुभव, अपनी खोज, ये सब आप तक पहुंचाना है। और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास है कि वो सब जानकारी आप तक पहुंच सके, ताकि जो हमारा अन्नदाता है बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अधिक लाभ कमा सके। क्योंकि जब अन्नदाता जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तभी इस देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना हम कर सकें। और जब तक ये अन्नदाता आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तब तक हम देश को पूर्ण रूप से विकसित नहीं मान सकते। अब जो आज हम चर्चा करेंगे, एक तो करेंगे बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाना, कैसे लगाना। चर्चा रहेगी गन्ने की जो मोटी फसल है उसकी व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम जो गन्ने के ऊपर ही बात कर लिया। अपना पता है कि गन्ना एक मजबूत फसल मानी गई है और नगदी फसल मानी गई है, और ये कह लिए कि गन्ने ने एक उद्योग का रूप भी लिया है। जब से गन्ना आया है तो किसान साथियों की जो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, उसकी मांग भी बढ़ रही है दिन पे दिन गन्ने की, तो उसका बहुमुखी उपयोग भी है। तो ये कह लिए कि उसमें हमारी जो दो तरह की जो गन्ने की फसल है, एक तो हम नोल्फ गन्ना बोल रहे हैं, एक मोटा बोल रहे हैं। जो मोटी फसल है जनाब, दूसरी फसल कह दे, रिटर्निंग फसल कह दे, कुछ भी नहीं कह इसका। और जो मोटी फसल है इसकी विशेषता ऐसी है कि जब सूट भाग न काटे तो बाकी जड़ा भाग रह जाए, तो जो जड़ बरकरार रहेंगी उसके फिर ताजे टिलर निकलेंगे और अगले साल वो दूसरी फसल का रूप ले लेगा। तो इस तरह हम गन्ने की लगभग 2 या 3 फसल बिना किसी जोखिम के, बिना किसी अनिश्चितता के हम ले सकें। और आपने पता है कि पिछले कुछ वर्षों से उत्तर भारत में गन्ने की उत्पादकता बहुत बढ़ी है। ये मान लें कि गन्ने की जो है औसत पैदावार लगभग 300 से 400 क्विंटल तक पहुंची है, और इसमें और भी बहुत अनुसंधान चल रहे हैं बहुत। तो देश में जितना गन्ना नहीं, उस गन्ने का जो 50% है वो तो आप मान के चलो कि मुड्डा गन्ना है, और 50% मान के चलो आप नोल्फ गन्ना है। अगर हम उसका सही ख्याल रख लें, सही तरह से उसकी देखभाल करा, तो वो जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। तो जो मोटी फसल है उसकी विसंगतियां सुधारने वास्ते, उसे कम सुधारने वास्ते मतलब कुछ विशेष बातें ख्याल रखना पड़ेगा। जिस तरह गन्ने की पत्ते की जड़ने की प्रक्रिया, ये जो अनुचित रोपण सामग्री है उसका, ये यूं कह ले जो पोषक को प्रबंधन है, और कीट, बीमारी, खरपतवार, इनका प्रबंधन, जो इन सब बातें ख्याल रखेंगे तो आप बढ़िया फसल ले सकेंगे। ये मानकर चलो कि गन्ने की फसल जो ज्यादा उपज प्राप्त करने खत्म कटाई के समय प्रति किले कम से कम 4,000 से लेकर 5,000 गन्ने मारने चाहिए, यह मान के चलना है। और गन्ने की अच्छी जो मोटी और संतोषन फसल आपने लेनी है तो उसकी कटाई जानता करें, जमीन की सतह के साथ कर दें, और कटाई के एकदम पीछे पानी दे दें। जब कटाई में कुछ ऊंचाई हो या उसके ठूठ से निकले तो आपने कटाई के 10 में जरूर साफ कर देने चाहिए। और जो खालिस्तान रहेगी बीच में, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। जब आप उन्नत भर दोगे तो आपने बढ़िया फसल मिलेगी। भराएं किस तरह कि जो जगह बीच में खाली रहेगी नहीं, उसमें उसी किस्म के आपने नर्सरी में गन्ने लेनी है, झुंड या पोरी कुछ भी कह ले उसने लेनी है,
और 25-30 दिन के पौधों का मैंने प्रयोग करना उसमें। और खाली स्थान बरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि 5 से 7 दिन पाछे आपने पानी जरूर देना पड़ेगा। और जो ठूठ है उनमें काटने के 30 दिन के भीतर मोटी फसलों में जो है खाली स्थान में बढ़ने पड़ेंगे। इसका आपने ख्याल रखना है। जो आप फसल का चयन करो वो अपन ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसी फसल हो जिसमें कीट और रोग ना हो, स्वस्थ हो, जिसमें विकास के लक्षण आपने साफ साफ देखे। जिस तरह कुछ किस्मों की बात कर लिया, COH 160, COH 167, COH 119, CO 238, CO 237, ये ऐसी किस्म है जो मोटी फसल बहुत बढ़िया दे हैं, जिसमें जो कह ले आप कि COH 160, CO 238 ये और बढ़िया किस्म मानने की है। इनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी मानने की है, तो इन फसल का प्रयोग हम कर सकें। और समय पे खाद प्रबंधन भी मान्य करना पड़ेगा। जो खाद आप समय पर नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी, उसकी बंधाई वगैरह नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो आपने करना क्या है कि मोटी फसल में 50% अधिक नाइट्रोजन की सिफारिश की है। यानी जो गन्ने की मोटी फसल है उसका 90 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास प्रति एकड़। कद जब आपका नोल गन्ना कट जाएगा उसके एकदम पाछे ये आपने देनी पड़ेगी। जो नाइट्रोजन की मात्रा की हम बात कर लें तो 30 से बांटनी है। माने पहले 1/3 देनी है और उसके लिए पूरी फास्फोरस, पूरा पोटास तो आपने ही दे देना है। बाकी उस पीछे खेत में पानी दे दो और 72 आने पर जो आपके उर्वरक हैं उनमें पौधन की कतार में पा दें। खाद गिरे पीछे जो निराई गुड़ाई है वो कर दें और माटी में अच्छी तरह मिला दें। जिससे क्या होगा, जो उर्वरक है खाद मात्रा ढक जाएंगे और जो उर्वरक है पौधे की जड़ तक पहुंचेंगे। फिर बात आएगी कि भाई दूसरी मात्रा कब गिरनी है। मैंने नाइट्रोजन की पहले तो मैंने उस समय गिर दी थी। जो दूसरी मात्रा मैंने गिरनी है जो 1/3 है, यानी ये कह ले कि 90 किलो नाइट्रोजन मैंने ली थी, 30 किलो उसमें गिर दी, अब भाई 30 किलो ई मैंने ले ली। जो दूसरी 1/3 मात्रा है वो बाकी की जून के पौधे के गले डाल दें। खड़ी फसल में लोहे की कमी के लक्षण देखे आपने तो आपने क्या करना, उसमें 1% जो है फेरस सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बना के फसल पर 10 से 15 दिन के फर्क पर छिड़काव कर दें। यानी छिड़काव आप 2-3 कर सको, क्योंकि आपने लग गया कि एक छिड़काव था तो ये दूर नहीं होया जो फर्क है, तो आपने 10-12 दिन पर जो है 3 छिड़काव तो आपने कर देना चाहिए। वह जो कमी है दूर हो जाएगी। जी आपने खड़ी फसल में जस्ट की कमी के लक्षण देखे तो आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग करना और यूरिया का घोल बना के गिरना है। बात वही रहेगी। बात आएगी इसके गन्ने की पत्ती की बात, क्योंकि बहुत जरूरी है। पत्ती नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम इन सब का स्रोत है। पत्ती का जो कार्बन है और नाइट्रोजन अनुपात है इसका जानना बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन अनुपात में कम खान खातिर यूरिया के माध्यम से माने लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का पूरक बना है। उस पीछे आलकी से माने जो है पानी देना है और खेत में आलकी नमी बनाए रखनी है। तो इन बातों का माने ख्याल रखना पड़ेगा। और समय पर जो खरपतवार हैं, चाहे मुट्ठा घास हो या कोई और खरपतवार हो, भाई उनके प्रबंधन भी बहुत जरूरी है ताकि समय पे आप बढ़िया सी फसल ले सकें। यह तो बात थी गन्ने की फसल की। अब आपने बता दें कि एक ऐसा संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से आप अपनी सारी समस्या का समाधान, खेती के संबंधी बात करें, खेती की है, डांगरा की बात है, वो पास को, और वो है 1551 जिन किसान कॉल सेंटर के हैं और जो मुफ्त में से कोई भी किसान लागता, तो इस पर भी संपर्क कर सकें आप। और कल के मौसम की बात करते हैं, जो तापमान है वो 1% बढ़ने की उम्मीद है। बात रहेगी कल के कार्यक्रम के विषय के रहेंगे
तो बता दें, तो कल की जो कार्यक्रम है उसमें हम चर्चा करेंगे ये प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है समय के हिसाब से। चने के ऊपर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा डिजिटल फसल सर्वेक्षण की बात भी कर लेंगे, चीजें चमकल करेंगे और ईब थोड़ा सा विराम। जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। एक बार फिर कार्यक्रम अन्नदाता में आपका स्वागत और मैं आपका अपना साथी गिरधारी। यदि चर्चा कर ले आप कि जो बायोगैस यंत्र है उसने स्थापित करना अगर चाहो लगाना चाहो उसका सही स्थान क्या होगा, किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना। तो एक तो जो संयंत्र है उसके निर्माण खातिर सही जगह हमारे पास चाहिए, पूरी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में गोबर की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ गोबर उपलब्ध होगा वही लाने का फायदा है। दूसरा उठा है पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध। अगर पानी नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनने की। और पशुओं से जो माने गोबर मिल पाएगा उसके हिसाब से माने जो संयंत्र है उसकी क्षमता का चयन करना कि कितना बड़ा मन लगाना है। और जो बायोगैस की तकनीक है उसकी पूरी जानकारी में लेनी चाहिए। और जो वर्तमान उपलब्ध ईंधन है उनकी कीमत का ख्याल रखना चाहिए। सही प्रशिक्षित कार्यक्रम रखने चाहिए और अच्छे स्तर की निर्माण सामग्री भी होनी चाहिए। गैस प्रयोग करते हमारे वो सदस्य हैं, मानस हैं, उनकी सही सूची संख्या आपके पास हो। जो सैलरी निकलेगी उसमें है तो उसकी भी सही व्यवस्था होनी चाहिए। और माटी में जो पानी का स्तर है उसकी जानकारी आप पे होनी चाहिए। जो खेत की पत्ती है या उपयोग में आने वाली कंपोस्ट खाद है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और पानी के जो जल के स्रोत है उसकी संयंत्र की दूरी के बारे में ध्यान रखना चाहिए ताकि नज़दीकी हूँ। और ऐसे ध्यान रखो कि उसके आसपास जो है पेड़ ना हो जिससे उसके ऊपर छांव पड़ा है। और तकनीकी स्टाफ जब आप पे होगा, जो जानकारी होगी, तो आप उसने बहुत बढ़िया ढंग से चला सको। और जो संयंत्र है उसकी रसोई गैस की दूरी भी अच्छी होनी चाहिए, कभी एकदम से आग ना पकड़ ले। और गोबर डालने और सैलरी का सही प्रबंधन करने वास्ते भी एकदम प्रशिक्षित मानस होना चाहिए। धुआं रहित घर और धुएं से होने वाली बीमारियों के प्रति भी आपको जागरूक होना है। तो इन सब बातों का अपने ख्याल रखना है कि किस किस तरह से की बात है। अब रही स्थान चयन की, हम आगे और बात कर लें तो बायोगैस यंत्र जब आप लाओगे तो पक्की खाद न सुखाने की सुविधा भी होनी चाहिए। स्थान समतल हो, आसपास की जमीन तक ऊंचा हो। जे किसी कारण तय निचले स्थान पे यंत्र बनाना पड़ जाए तो उसे मिट्टी तय अच्छी तरह भरना चाहिए। जो जगह है वो दलदली ना हो और ज़्यादा धूप उसने मिलती हो। जो सार्वजनिक विचरण का जगह हुआ है जहाँ आम आदमी आ रहा जा रहा है वो जगह ना हो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बार बार डांगर आवेंगे, बच्चे आवेंगे और कोई भी दुर्घटना उठा उसके। हाँ, संयंत्र के आसपास जो है पशुशाला या शौचालय वो नज़दीक होना चाहिए जिस तरह आराम तय जो है उसमें वो हम पदार्थ गिर सके। और पानी के जो स्रोत कुएं जो है वो लगभग 15 मीटर की दूरी पे होने चाहिए। तो जो पीने का पानी है वो प्रदूषित ना हो। और बायोगैस प्लांट जो है मकान की नींव तक अटका स्थापित करना, नहीं तो क्या होगा वो मकान में नुकसान पहुंचा देगा।
तो इन बातों का ख्याल आपने जो है बायोगैस का स्थान चुनते समय ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि बढ़िया सा एक आपका प्लांट हो और भाई आप अपने उद्देश्य में सफल हो। चर्चा करेंगे, लेकिन पहला अपने एक रागनी सुना दिया। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। सप्तर्षियों की वो कर्ण तपस्या लाया, बिल्ला आल कर्म छोड़ महर्षि की पदवी पाया। ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया। भाई सेवन पूजन भजन करे रे, सेवन पूजन भजन करे, नित्य ईश्वर के गुण गाए। जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। पटेल कराई विश्वामित्र की जात बता दी ने ऋषि की पदवी पाई। ब्राह्मण वो कनीत कहा गया, वो रावण अन्यायी। भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई। झूठे बेर सबरी दलनी के, झूठे बेर सबरी दलनी के श्री रामचंद्र ने खाए। जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। सुनो कहानी छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्या शिक्षा ला
चटनी खाई, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए। कदम जात का जोर चलाना, कर्म ही बड़े बताए। गीत कर्म से होते, ये तो मैं बताए। कदम जात का जोर चलाना, कर्म ही बड़े बताए। कर्म ही बड़े बताए। लक्ष्मी चंदी से कर्म करेगा, वैसा ये फल पाना। नंदा नाई सदन कसाई, जाने सभी जमाना। कबीरदास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना। गरीब घर में पैदा हो ये कल्याणा जलताना। पर भक्ति करके पारे उतर गए, भक्ति करके पारे उतर गए। हो गए मन के खाए, जन्म जात का जोर चलाना, कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते, ये तो मैं फरमाए। जन्म जात का जोर चलाना, कर्म ही बड़े बताए। कर्म ही बड़े बताए। अब चर्चा कर लें जो मौन वंश है उनका कीटनाशकों से बचाव, इसके बारे में चर्चा कर लें। आपने पता है कि जिस तरह हम खेत में धड़ाधड़ जो है रासायनिक जो है दवाई गिर रहे हैं, तो उससे हानिकारक जीव तो नष्ट हो रहे हैं, साथ में जो दूसरे जो जीव हैं वह भी बहुत ज़्यादा खत्म हो रहे हैं। और ये कह लें कि जो हमारे मोनो है या मित्र जीव हैं उनको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच गया। और इसमें खास कर जो हमारी मधुमक्खी हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। मधुमक्खियाँ जिस तरह कीटनाशक के सीधे संपर्क में आवेंगी तो मर जाएंगी, या जो विषैले मकरंद है, पराग है, पानी का मौन गृह है वो हम इकट्ठा कर लें, तो ओठे जिस तरह ही वो उनके प्रौढ़ होंगे वो मोनों के गले गले सारे के सारे प्रभावित होंगे। तो इस वास्ते उनका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ गया। ये कह ले कि जो कीटनाशकों के दूसरे प्रभाव होता है जो है मौन वंश कमजोर हो जाए, जिससे मधुमक्खी पालक जो है उसने बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस बात का मैंने बचाव करना है, किस तरह उन्हें बचा सके। तो सब तक पहले तो बात करें जहाँ तक उनके जहर तक बचाव की बात है कि जहाँ तक संभव हो सके गैर रासायनिक जो है नियंत्रण विधि आपने प्रयोग करनी है, ताकि जो रासायनिक जो दवाइयाँ कम से कम गिरे, हमारे जो मौन वंश है उन्हें नुकसान कम से कम पहुँचे। दूसरा जो जरूरत पड़ी भी जाए तो जो दुष्प्रभाव रहित हैं, जो जिनका कम दुष्प्रभाव है, उन कीटनाशकों का प्रयोग करें जो ज़्यादा खतरनाक ना हो, उनका प्रयोग कर लें। जिस समय फलों पर फूल खिल जाए उस समय आपने कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना। कीटनाशक सांझ न, ये रात के समय करें जब जो मधुमक्खियाँ वो अपने घर में हो, उसके अंदर हो। जब भी आप कीटनाशकों का प्रयोग करो तो दिन में मोनों का काम शुरू करने तक पहला जितने मौन वंश हैं, ये मधुमक्खियाँ हैं, इनके प्रवेश द्वार ने किसी लोहे की जाली तक बंद कर दें और उन्हें अच्छी तरह ढक दें, जिससे क्या होगा कि सीधा उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं होने का। और गर्मी की दिन की हम बात कर लें तो जो मौनगिरी के प्रवेश द्वार हैं उन्हें कुछ घंटे खातिर बंद कर दें, क्योंकि जो कीटनाशक जहर तय ज़्यादा गर्मी तय भी मर जाए, इसका ख्याल रखना आपने। छिड़काव करते पहला जो मधुमक्खी पालक हैं उन्हें बता दो कि भैया तो अपनी जो मधुमक्खियाँ ने कहीं और बदल लो भाई, वहाँ छिड़काव करना है। वहाँ जो आपके मौन वंश हैं उनका ध्यान रखें कि हवा की निकासी का सही व्यवस्था हो, छांव में दरें हो, भीतर पानी हो, तापमान सही हो,
तो इन सब बातों का ख्याल रखें, जो आपके मौन वंश है, जो मधुमक्खी हैं, आप उनकी रक्षा कर सको। चर्चा तो बहुत करनी थी, लेकिन समय की बात माननी पड़ेगी। तो इसके गला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने की दारे की राम राम।